हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अन अकेडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी सेक्शन के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है वो एक ऐसी धरती से आते हैं जो शौर्य की धरती रही है, जो पृथ्वीराज चौहान की धरती रही है, जो राजस्थान का हृदय कहलाता है। आइए मुलाकात करवाते हैं आपसे रवि शर्मा जी की। रवि शर्मा सर ने फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम है उसके अंदर 51th रैंक हासिल किया है हिस्ट्री के अंदर। और ये 10 साल से 15 साल से काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री। आरएएस और फर्स्ट ग्रेड लेक्चर्स को ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं और काफी अच्छा इनका रिकॉर्ड भी रहा है। काफी मेहनत करते हैं और काफी रिजल्ट भी अच्छे जाते हैं सर के। आइए मिलते हैं सर से और जानते हैं सर से कि किस प्रकार का इनका अर्ली बैकग्राउंड रहा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी कैसी एजुकेशन हुई, सारी। सर अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और पारिवारिक परिदृश्य कैसा है, एजुकेशन का अर्ली बैकग्राउंड कैसा रहा, सारी चीजें। जी सर, मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं अजमेर के ही पास में 15 किलोमीटर दूर एक गांव है नरवर, जिसे डोला मारू की नगरी भी कहते हैं। जी। वहीं से बिलोंग करता हूँ और एक छोटे से गांव में किसान परिवार से मेरा नाता है। पिताजी खेती करते हैं, हम्म, मामा भी खेती करते हैं, घर का काम भी करते हैं। जी। हम 4 भाई-बहन हैं। चारों भाई-बहनों में मेरा दूसरा नंबर है सर। जी। बड़ी सिस्टर है, सेकंड में हूँ और उससे छोटे 2 और हैं। जहाँ तक बात करते हैं सर प्रारंभिक जीवन की, तो जीवन तो शुरू से संघर्षों भरा रहा है। जी सर। प्राइमरी एजुकेशन यहीं से गाँव से हुई है। सेकेंडरी एजुकेशन भी यहाँ से गाँव से हुई थी और जो मेरी हायर एजुकेशन हुई है, वो 11th-12th तो जवान स्कूल अजमेर से हुई जी। और बाकी की जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, वो गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। ओके। और जो मेरी बीएड हुई, वो बीएड सर केकड़ी के अंदर है, गुरुकुल टीचर इंस्टीट्यूट, वहाँ से हुई है सर। जी जी जी। सर ये तो रहा आपका प्रारंभिक बैकग्राउंड। अजमेर कब से आना हुआ आपका, और अजमेर से कब से जुड़ाव हो गया आपका, और कितने सालों से पढ़ा रहे हैं आप। जी सर, पढ़ाने का तो ऐसा है कि मेरा जो जीवन, जो तैयारी स्टार्ट हुई वो अजमेर से हुई थी। जी। जब मैंने कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था देना, हम्म। तब तो शायद मैं इस कॉम्पिटिशन के बारे में जानता भी नहीं था कि कॉम्पिटिशन होता क्या था, फॉर्म भरता था बस और एग्ज़ाम देने चला जाता था। बिल्कुल। कई बार प्रिपरेशन करते भी थे, कई बार विदाउट प्रिपरेशन होती थी, तो धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि जब अपने को प्रिपरेशन करना है तो उन लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा, जो इस बिल्कुल। प्रिपरेशन में ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो उसके बाद में मैंने अजमेर की तरफ रुख किया था सर और मैंने 2008 से कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिए थे जी। और ये मेरा लगभग 22वाँ एग्ज़ाम था जिसमें मैंने फर्स्ट ग्रेड में क्रैक किया है। ओके। और ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए सर मैं 2013 में अजमेर आ गया था। हम्म। अप डाउन करते थे, हम्म। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मतलब अजमेर में रह के तैयारी कर सकें। हम्म। तो जैसे भी टाइम मिलता, किसी से माँग के भी पढ़ना पड़ता था, किसी से गाइडेंस मिलता, कोई गाइडेंस देता भी था, कोई नहीं भी देता। तो इसी तरह से जो भी सीखते थे सब बस अनुभवों से सीखते जाते थे। और रही बात फर्स्ट ग्रेड की, तो यहाँ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए सर मैं 2018 में अजमेर आ गया था। हम्म। क्योंकि पिछली बार जब मैंने फर्स्ट ग्रेड दिया था, हम्म। तो मैं 6 नंबर से रह गया था हम्म। और मैंने सेल्फ स्टडी करके तैयारी की थी। जी। तो जब पिछली बार रह गया था, वो कसक क्या मेरे दिल में बहुत ज़्यादा चुभ गई थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता पड़ गया था कि 2 दिन एनालिसिस करने के बाद कि यार यहाँ पे वो माहौल मिल नहीं रहा जो एक फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट को चाहिए। जी। तो यही सोच कर सर मैं घर से निकल गया था। हम्म। हालाँकि परिवार वालों ने रोका भी था, बोला क्या करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा वहाँ पे? हम्म। मैंने कहा कोई ना, एक बार जाने तो दिन नहीं सर्वाइव हो पाए तो वापस आ जाएँगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है। तो सर बस वहाँ से जाके अजमेर में सर जो अपना रैम्बल रोड है वहाँ पे एक हॉस्टल है, देव हॉस्टल। जी। मैंने देव हॉस्टल के मालिक को ₹500 दिए और कहा कि मेरे को 3 दिन के लिए टाइम दे दो। हम्म। अगर टाइम पैसे दे दिए तो ठीक, वरना 3 दिन खाना खिला के वापस रवाना कर देना। बिल्कुल। तो बस उसने इसी विश्वास पे मैंने वहाँ पे रखा और पहले दिन मैंने जाके अजमेर में केवल 2-3 कोचिंगों में इंटरव्यू दिए जी। कि मैंने कहा मेरे को पढ़ाना आता है, मैं पढ़ाता हूँ कोचिंगों में, हम्म। तो अगर आप मेरे को थोड़ी हेल्प कर दोगे तो मैं कोचिंग में पढ़ा दूँगा और मेरा भी काम हो जाएगा। हम्म। तो वहीं से सर सफ़र स्टार्ट हुआ था। एक कोचिंग वाले को मैंने बताया, कोचिंग वाले ने एग्री कर दिया और फिर धीरे-धीरे पढ़ाई स्टार्ट की। जी। लेकिन जो मेन मोटिव था वही था कि आँखों के सामने से फर्स्ट ग्रेड ओझल नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। और उसी के लिए तैयारी में लगा हुआ था सर। पढ़ाता था डेफ़िनेटली, आरएस भी पढ़ाता था, फर्स्ट ग्रेड भी पढ़ाता था। हम्म। लेकिन इन 2 सालों में सर जो मेन मोटिव था वो केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड था। जी। पैसा कमाना मोटिव कभी नहीं रहा।
और लगे रहे सर, बस ये था कि जब तक आँखों में नींद नहीं आ रही थी, तब तक केवल किताब रहती थी सामने। और ईश्वर की कृपा रही, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा और परिवार वालों की दुआओं ने काम किया, लग गए सर। क्या बात है, क्या बात है। आपकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी सर, कि मुझे मेरे अनुभवों ने सिखाया है। कई लोग बोलते हैं जी कि सर। टीचर का हाथ है, मैं यहाँ से सीखा हूँ, वहाँ से सीखा हूँ। आपने ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे और बहुत अच्छी बोली आपने, कि अनुभव से सीखा हूँ मैं। और हर एक व्यक्ति अनुभव से ही सीखता है। और आपने भी मतलब संघर्ष आपका दिखाई दे रहा है कि प्रायोरिटी जो है वो एक लक्ष्य होना चाहिए। बाकी चीजें जो होती है वो बाय प्रोडक्ट होती है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है तो आसपास की चीजें अपने आप आनी है, उनको कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही है सर। जी सर। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बोला कि 2013 से आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2013 से आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी, पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तब तो इतना माहौल नहीं था ऑनलाइन कोचिंग का। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग का एक बूम सा आ गया है। कोविड के बाद तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो जी सर। आपने जो तैयारी की, कैसे की? मतलब ऑनलाइन का कोई रोल था या सिर्फ़ ऑफलाइन के ऊपर बेस थे और पूरे किस प्रकार से आपने तैयारी को अंजाम दिया? जी सर, जब मैं शुरुआत के दिनों में कॉम्पिटिशन की तैयारी करता था 2008 में पटवारी का मैंने पहली बार फॉर्म भरा था सर। जी। तब मैं शायद कॉम्पिटिशन के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरी बीएड हुई 9-10 के अंदर, हुँ, फिर सामने एक टारगेट था कि बनना तो टीचर ही है। हुँ, फिर कॉम्पिटिशन देना स्टार्ट किया। शुरुआत के दिनों में काफ़ी असफलता लगी, निराशा भी हुई, लेकिन उस निराशा से उभरने के बाद में मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली हुँ, कि जब आप तैयारी करो तो पूरी मन से करो, अदरवाइज़ तैयारी करने का मतलब ही नहीं रहता। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ तैयारी करना शुरू कर देता है। हुँ, तो कई लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें अपने करियर के लिए दुखदाई हो जाती है सर। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले जो सामने रखा वो मेरा सिलेबस था सर। हुँ, जब मैं सिलेबस मेरे सामने आया, तब मैंने कहा कि यार पढ़ाई इसके अकॉर्डिंग करेंगे, पेपर तो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हुँ, इस सिलेबस के चारों तरफ में सर मैंने 2 साल में कम से कम 5 बार मेरे सिलेबस को काला कर दिया था। क्या बात है! जब सिलेबस काला हुआ तो ऑटोमेटिक ही सिलेबस काला हो रहा था, लेकिन अंदर से मन सफ़ेद हो रहा था कि यार इस बार लग जाएँगे। और जब आप पूरे मन से पढ़ाई करते हो ना सर, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि तेरा अच्छा होगा, बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल और सही वो बात। आवाज़ सर सुनाई दे रही थी 2 साल के अंदर। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप तो एक खुद अध्यापक रहे हैं, तो अध्यापक से अच्छा इस चीज़ को कौन समझ सकता है कि एक सिलेक्शन का महत्व क्या होता है। क्योंकि कई सारे बच्चे आपके सामने आते होंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, सर मिठाई खाइए, सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की। तो आपके मन में भी आता होगा यार, मेरा गोल है मुझे वो अर्जित करना है और आपने अर्जित कर ही लिया आज। सर, जी मैं सर। एक आपसे पूछना चाहूँगा चीज़ कि कई लोग, कई सारे विद्यार्थी हैं जो नोट्स मेकिंग की जो प्रक्रिया है, उसको समझ नहीं पाते। उनके लिए क्या है कि जो किताब में लिखा है, उसको ही उतारने लग जाते हैं, उसी को वो नोट समझते हैं। या कोई कोचिंग जॉइन करते हैं, तो वो जो लिखा रहे हैं, उसी को नोट समझते हैं सिर्फ़। आपके अकॉर्डिंग नोट्स मेकिंग की जो प्रक्रिया है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए और आपने कैसे उसको पूरा किया? जी सर, मैं आपको बताता हूँ सर कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की ना इससे फर्स्ट ग्रेड की, जी, तो बेस तो सर मेरे सेल्फ नोट्स थे। जी, मैंने जितना पढ़ा था मुझे ये पता था कि मेरा बेस अच्छा हो गया तो कॉम्पिटिशन फाइट करना ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। जी, तो पहले सर मैंने केवल मैं बेस को मजबूत किया और मैं कुछ भी नहीं करता था सर, जो चीज़ मुझे आती थी, हुँ, उसको मैं लिखने की ट्राई नहीं करता था। मैं ऐसे फैक्ट जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हुँ, कि जैसे अगर मैं अभी बात करूँ, जैसे कोई मुगल काल का कोई टॉपिक है तो उसमें मुझे पता है कि कला, संस्कृति, प्रशासन ज़्यादा पूछते हैं। जी, तो मेरा जो मेन मोटिव या नोट्स बनाने का तरीका होता था, मैं उसी टॉपिक के ऊपर मार्क करता था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और हुँ, वहाँ से जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, मैं उसे एक पेपर में उतार लेता था बाय टॉपिक वाइज़ टॉपिक। हुँ, और उन नोट्स को सर मैंने बार-बार रिवाइज़ किया, हुँ, तो एग्ज़ाम तक आता है तो मुझे ये पता था कि अगर इससे कुछ बाहर आएगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। और जी, अगर मेरे लिए टफ पड़ गया तो वो करीब-करीब सबके लिए टफ पड़ने वाला है। बिल्कुल क्योंकि सही जो बात। मेन पोर्शन था एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन उठने का, वो हुँ, कवर मैंने कर लिया था सर। जी, जी, बिल्कुल सही और बात। मैं सेल्फ नोट्स पे ही कॉन्संट्रेट करता था, बाकी दूसरे के नोट्स मेरे को समझ में भी नहीं आते थे, मैं पढ़ता भी नहीं था सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सर वर्तमान में जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, आप तो काफ़ी हुँ, पहले गाँव से बाहर आ चुके थे। वर्तमान में आप भी देखते होंगे कि अजमेर में, क्योंकि मैंने भी अजमेर में पढ़ा है, तो मुझे भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से लोग बाहर से आते हैं, नागौर से आते हैं, अजमेर के आस-पास के गाँवों से आते हैं। और कई बार होता है कि वो नई-नई ह शहर की हवा लग जाती है, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी
होटल में खाना खाने जा रहे हैं, कभी पिक्चर्स देखने जा रहे हैं, कभी पुष्कर घूमने जा रहे हैं, आसपास की जगह घूमने जा रहे हैं। तो ये ऐसा वातावरण बन जाता है। तो एक विद्यार्थी को किस प्रकार से अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए और किस प्रकार से एक हेल्दी वातावरण बनाना चाहिए पढ़ाई का? जी सर, ये चीज़ का सर डिपेंड करता है बंदे का जो अंदर से विल पावर है उसके ऊपर। जी। अगर आप अजमेर में आए हो, एक टारगेट लेके आए हो, हुँ, या आपका जो फैमिली बैकग्राउंड या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हुँ। तो वो बच्चा सर थोड़े से इशारे में समझ जाता है कि सर का इशारा कहाँ पे होता है। बिल्कुल सही बात है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप जिस गोल को लेके आए हो, हुँ, उस गोल को आगे रखो। जी, मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं घूमो मत या मत करो, ये आप अगर 30 दिन पढ़ाई नहीं कर सकते, अगर आपने बिल्कुल। 27-28 दिन पढ़ाई की तो आप 1 दिन उसको फ्रेश करने के लिए थोड़ा-सा घूम सकते हो। हुँ, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अपन जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य अपनी आँखों के सामने से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने एक चीज़ महसूस की थी सर, हुँ, कि जब मैंने पढ़ाई की थी, स्टार्ट की थी, तो मुझे ये लगा कि यार तैयारी मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। जी, हर वो शख्स जो मुझसे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या जो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, हुँ, हर वो शख्स तैयारी कर रहा है सर। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं फेल होऊँगा तो हर वो शख्स फेल होगा जो मुझसे उम्मीदें लगा के रख रखा है। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा उसी चीज़ को महसूस किया, मैंने कहा अपन अकेले नहीं कर रहे हैं, अपने साथ अपने माँ-बाप, भाई-बहन जो भी अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, या अपने दोस्त वगैरह, हुँ, या अपने वो स्टूडेंट जो अब से सीख रहे हैं। तो अगर मैं पास होऊँगा तो हर वो बच्चा पास होगा। अगर मैं फेल होऊँगा तो हर वो बच्चा निराश होगा जो मुझसे उम्मीदें लगा के रख रखा है, या हर वो व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, वो इस चीज़ को लेके डिसअपॉइंट ज़रूर होगा। तो कभी भी आप तैयारी करो तो ये सोच के मत करो कि मैं अकेला तैयारी कर रहा हूँ। जी, अपने साथ उन रिश्तों को जोड़ के देखो कि बिल्कुल, अगर मैं टूटा तो इतने लोग और टूट जाएँगे। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हाँ, मेरे से जुड़े हुए लोग मेरे से उम्मीदें लगा के रखें, तो सर वो उम्मीद आपको कभी पढ़ाई पीछे से नहीं दूर हटेगी। जाने नहीं देगी सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत-बहुत अच्छी बातें कही सर आपने कि हम क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ़ हमारा है, जबकि ऐसा होता नहीं। कई सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे माता-पिता हैं, बहन-भाई हैं और भी परिवार में रिश्तेदार हैं। उन सब का जीवन भी हमारे साथ जुड़ा है, उन सब की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी है। तो आप सिर्फ़ अपने जीवन को अपना समझ के चलोगे तो आप हो सकता है कि डगमगा जाओ। लेकिन आप जब समझोगे कि आपका जीवन सभी का है, तब आप कभी नहीं डगमगाओगे और डेफ़िनिटली अपना लक्ष्य हासिल करोगे। बहुत मज़ा आया सर रवि सर आपके साथ और अगली कड़ी में हम जानेंगे रवि सर से कि किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न आता है, टेक्निकलिटीज़ क्या होती है एग्ज़ाम के पैटर्न की और सर खुद हिस्ट्री पढ़ाते हैं ऑलरेडी तो इनसे जानेंगे किस-किस पोर्शन पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, कौन से पोर्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं और अन्य कुछ चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो हमारे साथ हैं। धन्यवाद सर आपका भी। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। धन्यवाद सर। तो सर ये अगला वीडियो सर फिर कल शुरू होगा या अभी होगा?